Assalamu alaikum. Welcome to Rohani Diaries. I hope you are all well and doing great. थैंक यू सो मच जी चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, वीडियोस को लाइक करने के लिए। और जो लोग फर्स्ट टाइम है मेरे चैनल पे, उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोस को लाइक भी कीजिएगा। और अगर आपको लगे कि आप किसी के साथ शेयर करके उसकी ज़िंदगी में आसानी ला सकते हैं, ताकि वो अपनी ज़िंदगी में दरूद इब्राहीम और अस्तगफिरुल्लाह ऐड करें और उनकी ज़िंदगी में आई मुश्किलात जो हैं वो आसानी में बदल जाए, तो ज़रूर कीजिएगा। तो जी आज की जो स्टोरी है ये मुझे सेंड की है रावलपिंडी से आमना ने। और आमना की बहुत ही खूबसूरत स्टोरी है और कहती हैं कि आपी मैं भी इस्लामी ही घराने से ताल्लुक़ रखती थी और पेरेंट्स मेरे बहुत अच्छे थे, बहुत एहसास और बहुत ख़्याल करते थे। इनफैक्ट मेरी हर ज़रूरत का बहुत अच्छे से ख़्याल करते थे। हम 2 बहनें और 2 भाई थे, भाई अभी छोटे थे। मेरी छोटी सिस्टर भी मुझसे 5 साल छोटी थीं। हम दोनों की बहुत अच्छी दोस्ती थी, हम दोनों की बहुत अच्छी बॉन्डिंग थी और घर का माहौल भी बहुत ज़्यादा अच्छा था। लेकिन कब किसकी नज़र लग जाए या कब किसकी वजह से ज़िंदगी में मुश्किलात आ जाएँ, ये हमें नहीं पता होता। कभी-कभी वो हमारे अपने ही अमल होते हैं जिनकी वजह से हमें मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। और कभी-कभी कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमारे बस में नहीं होती, जो कि हम पे इम्पोज़ कर दी जाती हैं। लेकिन ये समझ भी तब आती है जब अल्लाह ताला हिदायत देते हैं, अल्लाह ताला अपनी ज़हनियत के रास्ते खोलते हैं और इंसान को अपने आप को और अपनी ज़हनियत को समझने का मौका मिलता है। तो आप ही हमारे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। अचानक से आप ही हमारे घर में बहुत सारे लड़ाई झगड़े होने लग गए। ख़ास तौर पे अम्मी और अब्बू की छोटी-छोटी बातों पे बहुत ज़्यादा लड़ाई हो जाया करती थी, जिसकी वज़ह से आप ही हम बहुत ज़्यादा परेशान रहते थे। और अक्सर और बेशतर तो बहुत ही छोटी-सी बात होती थी जिसके ऊपर अब्बू बहुत ज़्यादा गुस्सा किया करते थे। आप ही ज़रा-सी छोटी बात मतलब कि अगर रोटी भी किसी अच्छे कोने में या अच्छे दस्तरख़्वान में नहीं लिपटी हुई तो अब्बू बहुत ज़्यादा अम्मी को बुरा-भला कहा करते थे। और हम पे भी अब्बू बातें करने लग गए थे। कहते थे कोई तरीका सलीका नहीं है, कोई भी समझ नहीं है, किसी भी किस्म की गृहस्थी नहीं आती। जबकि आप ही अम्मी की शादी को 22 साल हो चुके थे और कभी भी अब्बू ने इस तरह की बातें नहीं की थी। इनफैक्ट अब्बू भी घर का बहुत सारा काम किया करते थे। लेकिन अब अब्बू घर का काम नहीं करते थे, बल्कि अम्मी को छोटी-छोटी बातों पे बहुत ही ज़्यादा डाँट दिया करते थे। और फिर जब अब्बू का मूड सही होता था, तो अब्बू कहते थे कि ये मैं नहीं हूँ, बल्कि मुझे लगता है कि कोई और ही होता है। हमें आप ही बहुत ज़्यादा परेशानी हुई, हमने कहा क्यों ना अब्बू को किसी डॉक्टर को दिखाया जाए, क्योंकि पहले तो अब्बू ऐसे बिल्कुल भी नहीं थे। अब्बू का बीपी भी हाई रहता था और अब्बू को शुगर भी ऑलरेडी थी। इन सब चीज़ों का ट्रीटमेंट ऑलरेडी हो रहा था। हमने डॉक्टर से बात की और डॉक्टर से पूछा कि क्या वजह है, ये कहीं अब्बू के लेवल्स तो अप एंड डाउन या डिस्टर्ब तो नहीं है जिसकी वजह से ये सब हो रहा है। डॉक्टर ने अब्बू को 1-2 और टेस्ट भी करवाए, जिनमें थायराइड का भी टेस्ट था और भी 2-3 टेस्ट थे। लेकिन वो सब के सब आप ही क्लियर आए और डॉक्टर ने कहा कि आप कोई टेंशन ले रहे हैं जिसकी वजह से ये सब हो रहा है। आप ही अब अब्बू ने कहा कि मुझे तो किसी भी किस्म की कोई टेंशन नहीं है, अल्लाह का शुक्र है मेरा कारोबार भी अच्छा चल रहा है, बच्चियाँ भी सही पढ़ रही हैं, बाकी कारोबार की टेंशन तो सबके ऊपर ही है। मेरे ऊपर इतनी ज़्यादा क्यों हो रही है? जबकि अब तो हालात भी मेरे बेहतर हैं और मेरे बच्चे भी पढ़ रहे हैं, ख़ास तौर पे मेरी बेटी की स्टडी भी कंप्लीट हो गई है। हाँ, थोड़ा इसकी शादी का प्रॉब्लम है। तो आप ही डॉक्टर ने अब्बू को गाइड किया कि आप किसी साइकियाट्रिस्ट को ज़रूर दिखा लें, थोड़ी-सी आपकी काउंसलिंग हो जाएगी जिसकी वज़ह से आपको इन सारी चीज़ों को एडजस्ट करने का मौका मिल जाएगा। आप ही अब्बू डॉक्टर के पास गए यानी कि साइकियाट्रिस्ट के पास गए, वहाँ से अब्बू ने थोड़ा बहुत ट्रीटमेंट करवाया और कुछ हद तक अब्बू को बेहतरी फ़ील हुई। लेकिन आप ही जैसे ही 3 महीने के बाद अब्बू ने डॉक्टर को छोड़ा, यानी कि डॉक्टर का जो उन्होंने बताया था वो सब कुछ कंप्लीट हो गया, तो उसके बाद से दोबारा से अब्बू के वही हालत होने लग गई और उसी तरीके से अब्बू शाउट करने लग गए, बल्कि उससे भी ज़्यादा शाउट करने लग गए। और अब तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो रही थी जो कि नाकाबिले बर्दाश्त थी, क्योंकि अब तो अब्बू हाथ भी उठाने लग गए थे, कभी अम्मी पे, कभी भाइयों पे। और भाइयों को इस कदर ज़्यादा मारते थे कि पता ही नहीं चलता था कि वो क्या कर रहे हैं, जिसकी वजह से अक्सर और बेशतर उन्हें बहुत ज़्यादा तकलीफ़ का सामना करना पड़ता था। अभी ये चीज़ें बहुत ज़्यादा अजीब-सी थी, क्योंकि हमारे घर का माहौल बिल्कुल भी ऐसा नहीं था। लेकिन अब अचानक से ऐसा हो रहा था। अब आप ही डॉक्टर्स को भी दिखा लिया था और हर तरह के ट्रीटमेंट वगैरह भी ले लिए थे, लेकिन वो चीज़ें दोबारा से उसी तरीके से हो गई। दोबारा डॉक्टर से पूछा तो उन्होंने कहा नहीं, ऐसा कोई मसला नहीं है, रिपोर्ट्स ठीक हैं। और जब अब्बू साइकियाट्रिस्ट के पास गए तो तब भी अब्बू का बिहेवियर ठीक था। आप ही अब्बू की इस बिहेवियर की वजह हमें समझ नहीं आ रही थी कि ये क्या हो रहा है।
क्योंकि आप ही हमें तो इन मामलात में पढ़ने की इजाज़त भी नहीं थी। अक्सर और बेशतर अम्मी खुद ही रो-रो के चुप कर जाती थी और हमें यही कहती थी कि तुम्हारे अब्बू ऐसे नहीं हैं, ये तुम्हारे अब्बू के ऊपर कुछ और है, जिसकी वज़ह से वो ऐसा कर रहे हैं। और अम्मी अपनी बहुत सारी दोस्तों और इर्द-गिर्द के लोगों से बात करती थीं, जिसकी वज़ह से बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें बताते थे। कोई कहता था इन पे जिन का साया है, कोई कहता था कुछ है और कोई कहता था कुछ है। हम लोग इन चीज़ों को बहुत कम मानते हैं, क्योंकि हम यही जानते हैं कि अल्लाह की ज़ात ही है जो इंसान को आसानियाँ देती है और वो ही है जो इंसान को मुश्किलात से निकालती है। इसलिए आप ही हमारा रुजू तो सिर्फ़ अल्लाह ताला से था और अल्लाह ताला से ही दुआ कर रहे थे। इस दौरान आप ही एक आंटी ने हमें कहा कि आपके अब्बू के ऊपर कुछ मसले-मसाइल चल रहे हैं, जिसकी वजह से उनके ऊपर ये प्रॉब्लम आ रही है। पहले तो आप ही हमने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं होता, ये कोई और वजह होगी, यानी कि कोई मेडिकल का ही इश्यू होगा। लेकिन जब उन्होंने बहुत सारी ऐसी बातें बताई जिसकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा अलर्ट होना पड़ा, इसलिए आप ही हमने उनके ऊपर यकीन किया और हमने कहा कि शायद ये ठीक कह रही हैं। उसके बाद आप ही हमने उनकी बताई हुई चीज़ों पे अमल किया और जो-जो चीज़ें उन्होंने जिस तरीके से हमें बताई हमने वो ज़िंदगी में ऐड की और उनको पढ़ना शुरू कर दिया। आप ही अब्बू की जो कंडीशन थी वो पहले तो बहुत ज़्यादा ख़राब हुई। जो स्टार्टिंग में हमने चीज़ें करनी शुरू की थी उसके बाद आप ही 10 दिन तक अब्बू की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब रही। बल्कि अब्बू इस कदर हाइपर हो जाते थे कि अपने कारोबार में अपने सर्वेंट्स को भी मारा करते थे, जो अब्बू के हेल्पर थे। उनको भी अब्बू मारा करते थे, जिसकी वजह से आप ही वो भी चले गए दुकान छोड़ के और आप ही अब कारोबार भी डाउन हो रहा था। ये 10 दिन निकालने बहुत मुश्किल थे। लेकिन जब उनकी बताई हुई पढ़ाई कंप्लीट हुई तो आप ही उसके बाद अब्बू की तबीयत नॉर्मल हो गई और अब्बू की हालत भी बहुत ज़्यादा बेहतर हो गई, क्योंकि इस दौरान अब्बू ने काफ़ी ज़्यादा वेट को लूज़ किया था, जिसकी वजह से बहुत ही ज़्यादा अब्बू कमज़ोर फ़ील होते थे और अंदरूनी और बैरूनी तौर पे अब्बू बहुत ज़्यादा वीक हो चुके थे। अब अब्बू की नॉर्मल हालत थी, जिसमें अब्बू को वीकनेस का एहसास हो रहा था। लेकिन जब तक अब्बू उस कंडीशन में थे, तो अब्बू की हालत बहुत बुरी थी। अब आप ही घर का माहौल दोबारा से सही हो गया और कुछ हद तक घर में खुशियाँ भी वापस आ गई थी, क्योंकि घर में हर वक़्त के लड़ाई-झगड़े की वज़ह से जो प्रॉब्लम हो रहा था, जो कि हमने 3 साल तक फेस किया, आप ही बहुत मुश्किल टाइम था, जिसकी वज़ह से आप ही हमें अच्छे वक़्त की कदर आई और हम अल्लाह ताला का जितना शुक्र अदा करें कम है। लेकिन आप ही अब मेरी शादी की तो बात घर में चल ही रही थी, क्योंकि अब्बू और अम्मी बहुत ज़्यादा परेशान रहने की वजह से मेरी शादी करना चाह रहे थे और चाह रहे थे जल्द से जल्द अपनी ज़िम्मेदारी को पूरा कर लें। इसलिए आप ही बहुत सारे लोगों के रिश्ते आ रहे थे। इसी दौरान आप ही एक लड़के का रिश्ता आया जो कि हमें पसंद आ गया। ये आप ही दुबई से कारोबार करते थे और इनका कारोबार भी अच्छा था। यहाँ पे इनकी 2 बहनें थी जो कि शादीशुदा थीं। ये तीनों बहन-भाई ही एक-दूसरे के साथी थे और क्योंकि इनके पेरेंट्स की डेथ हो चुकी थी और ये ही एक-दूसरे का सहारा थे और यही एक-दूसरे की फैमिली थे। इसके अलावा भी इन लोगों ने कहा कि हमारे बहुत सारे रिश्तेदार हैं, लेकिन लड़ाई-झगड़ों की वजह से वो लोग हम लोगों से नहीं बोलते और ना ही मिलते हैं। इसलिए हम सादगी से ही शादी करेंगे और इसको रुखसत करके इसकी हर खुशी को पूरा करेंगे। अभी मेरी रुखसती भी अम्मी-अब्बू ने सादगी से ही कर दी, सिर्फ़ अपने रिश्तेदारों को ही बुलाया था, हमने बाहर से किसी को नहीं बुलाया और आप ही ना कोई हमने मेहंदियाँ की और ना ही कोई और किस्म के फंक्शन किए, बल्कि अब्बू ने मेरा निकाह करके मुझे रुखसत कर दिया। सिर्फ़ बारात का एक फंक्शन हुआ और उसके बाद इन लोगों ने एक बहुत अच्छे वलीमे का एहतमाम किया, जो कि बहुत अच्छे लेविश होटल में था, जहाँ पे बहुत सारे लोगों को इनवाइट किया, जो कि इनके फ्रेंड्स थे, जिसकी वजह से आप ही बहुत अच्छा ये फंक्शन हुआ और हमारे भी रिश्तेदार हमारे साथ गए थे। बहुत अच्छी सेलिब्रेशन होने के बाद आप ही सब लोग अपने-अपने घरों को चले गए। आप ही जिस रात मैं अपने घर आई, आप ही उस रात मेरे साथ बहुत ही अजीब से वाक़यात हुए। सबसे पहले आप ही मैं जब वॉशरूम में कपड़े चेंज करने के लिए गई, तो आप ही वॉशरूम में हर तरफ मुझे ब्लड नज़र आ रहा था। मुझे लग रहा था कि ये ब्लड है। पहले तो मैं समझी शायद रेड कलर का पेंट है, लेकिन जैसे ही मैंने देखा तो आप ही वो बिल्कुल जो लिक्विड था और जिसकी वज़ह से वो मेरे हाथों पे लग गया। मैं ये देख के बहुत ज़्यादा घबरा गई, क्योंकि बचपन से अब तक यही बातें सुनी हुई थी कि इस तरह की चीज़ें होती हैं और बगैर किसी शक के मेरे ज़हन में ये डायरेक्ट से यही आया कि खून है, जिसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा डर गई। अब आप ही मैंने चीखें मारनी शुरू कर दी, जिसकी वजह से मेरे हस्बैंड वॉशरूम में आए तो उन्होंने कहा कि क्या हो गया है?
मैंने कहा ये देखिए ब्लड है, ये देखिए ब्लड है। तो उन्होंने जब दीवारों पे देखा तो अभी कोई ब्लड नहीं था। वो हँसने लग गए और कहने लग गए कि तुम इतनी ज़्यादा टेंशन में हो कि तुम्हें हर तरफ ब्लड ही नज़र आ रहा है। मैंने कहा आप मेरा मज़ाक उड़ा रहे हैं, लेकिन मैंने अभी इधर ब्लड देखा था। आप ही ये चीज़ उनको नज़र नहीं आ रही थी, ये सिर्फ़ और सिर्फ़ मुझे ही दिखाई दे रही थी। मैं बहुत ज़्यादा घबरा गई और उनके रिलैक्स करने पे मुझे समझी कि शायद मेरा वहम ही होगा, क्योंकि कुछ चीज़ें तो हमारे साथ पहले ही चल रही थी। मैंने अपने घर में बहुत सारी पहले भी बहुत सारी नेगेटिव चीज़ें देखी थी। इसलिए अभी मैं थोड़ा शर्मा भी गई और थोड़ा मैं घबरा भी गई कि अब इन लोगों से अभी क्या बात करूँ, इनको तो हमारा बैकग्राउंड के बारे में कुछ भी नहीं पता, इसलिए अभी मैं खामोश हो गई। और जो टाइम था उसको आसानी से गुज़ारने के लिए अपने आप को खामोश करना ही बेहतर था, इसलिए आप ही चुप कर गई। लेकिन आप ही जब मैं सुबह उठी तो मैंने देखा कि मेरे पास कुछ अजीब-सी चीज़ें पड़ी हुई हैं, जैसे कि कुछ बाल और कुछ चीज़ें। मैं ये देख के आप ही बहुत ज़्यादा घबरा गई। मैंने जब अपने हस्बैंड को बताया कि ये देखिए यहाँ पे क्या है, तो उन्होंने कहा कि तुम अपने आप को रिलैक्स करो, कुछ भी नहीं है, ऐसे ही नई जगह पे आई हो इसलिए डर रही हो। तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है, मैं समझता हूँ जब लड़की नई-नई अपने घर छोड़कर आती है तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस का सामना करना पड़ता है। इसलिए रिलैक्स रहो, कोई ऐसा मसला नहीं है। मैं बहुत ज़्यादा घबरा रही थी और अभी घर में कोई और मौजूद भी नहीं था जिसके साथ मैं अपनी ये बातें डिस्कस कर सकती, और वैसे भी ससुराल में बहुत ज़्यादा समझ के चलना पड़ता है, इसलिए आप ही मैंने अपनी नंदों से भी कोई बात नहीं की। वो मेरे लिए बहुत प्यारा-सा नाश्ता बना के मेरे कमरे में लेकर आईं और उन्होंने कहा कि नाश्ता करके तैयार हो जाओ, तुम्हें हमने पार्लर लेके जाना है। जिसकी वजह ये थी कि आप ही मुझे कुछ अपने हेयर का कलर चेंज करवाना था और साथ ही साथ मुझे कुछ और भी चीज़ें करवानी थी। इसलिए आप ही मेरी नंदें मेरा बहुत ज़्यादा ख़्याल कर रही थी। छोटी नंद मेरे साथ पार्लर में आई, जैसे ही आप ही इसने जो कि पार्लर वाली थी मेरे बालों को हाथ लगाया तो आप ही मुझे ऐसे लगा कि जैसे ये मेरे बाल खींच रही है और मेरे बालों में बहुत ज़्यादा दर्द हो रही है। मैंने उसे कहा कि मेरे बाल क्यों खींच रही हो? मेरे बालों को छोड़ो, तो आप ही वो पीछे पलट कर देखती है और मुझे कहती है कि नहीं, मैंने तो आपके बाल नहीं खींचे। मैं बहुत ज़्यादा घबरा गई, मैंने कहा शायद सीट में फँस रहे होंगे, देखना ज़रा। उसने देखा तो उसने कहा नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, वो वैसे ही आपको लगा होगा। अब ये दूसरी तीसरी चीज़ थी जो मेरे साथ हो रही थी। मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी कि ये क्या हो रहा है? मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ। अब अभी मैं यहाँ से फ़ारिग होने के बाद अपनी नंद को कहा कि मुझे मेरी अम्मी के घर ड्रॉप कर दें, मैं उनसे मिलना चाहती हूँ। उन्होंने कहा ठीक है, वो मुझे ड्रॉप करके बाहर से ही चली गई, अंदर नहीं आई। क्योंकि उनके बच्चे घर में अकेले थे, उसने कहा कि वो अपने घर जाती है और रात को तुम्हारा मियाँ तुम्हें आके ले जाएगा। आप ही मेरी ससुराल वाले बहुत अच्छे थे, बहुत प्यार करने वाले, बहुत एहसास और ख़्याल करने वाले। फ़िलहाल तो मेरे साथ आप ही बहुत अच्छा सलूक था, जिसकी वज़ह से आप ही मैं आई और अम्मी को ये सारी बातें बताई कि अम्मी ये कुछ मेरे साथ रात से हो रहा है। अम्मी ने कहा कि हमारे साथ पहले ही बहुत सारे ऐसे मामलात हो चुके हैं जिसकी वजह से हम इन चीज़ों को मानते हैं और इन चीज़ों पे यकीन करते हैं। यकीनन ये फिर किसी ने कोई गलत चीज़ हमारे साथ की है जिसकी वजह से ये हो रहा है। काफ़ी हमारा लाइफ़स्टाइल भी अच्छा था, हमारे घर का माहौल भी अच्छा था, हमारे कारोबार और हमारे बहन-भाइयों में प्यार भी बहुत हम अपने काम से काम रखते थे। आप ही अम्मी ने कहा कि क्यों ना मैं उन्हीं से बात करूँ जिनसे मैंने पहले बात की थी। फिर अम्मी उनके पास गई और उन्हें ये सारे मामलात बताए। तो उन्होंने कुछ हिसाब लगाया और उन्होंने कहा कि जी आपके ऊपर दोबारा से वही अमल किया गया है, लेकिन इस बार आपके मियाँ पे नहीं आपकी बेटी पे किया गया है। आप ही ये चीज़ सुन के अम्मी बहुत ज़्यादा घबरा गईं और यही कहा कि मैंने तो इसकी शादी बहुत सादगी से की थी और वजह भी यही थी कि हमारे घर में बहुत ज़्यादा ऑलरेडी टेंशन चल रही थी। उन्होंने कहा कि आप फ़िक्र ना करें, अल्लाह से बढ़ के कोई नहीं है। अल्लाह की ताकत सबसे बड़ी ताकत है, वो जब चाहती है, जिसको चाहती है, आसानी अता कर सकती है। बेशक अल्लाह ताला ही सबकी मदद करते हैं। आप अल्लाह ताला से माँगे, दुआ करें और अल्लाह ताला से ही अपना रुजू रखें। उन्होंने हमें कुरान पाक की कुछ आयत और कुछ सूरतें बताई, जो कि अभी हमने डेली बेसिस पे पढ़नी थी। क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा ये चीज़ें हमारे साथ हो चुकी थी, इसलिए हमें इन चीज़ों के बारे में ऑलरेडी पता था। जब ये बातें यहाँ पे इनके साथ की तो इन्होंने भी यही कहा कि कुछ हमारे साथ नेगेटिव चीज़ें हो रही हैं, जिसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। फिर उन्होंने हमें जो तस्बीहात और जो सूरतें और जो आयत बताई थी अभी वो मैंने पढ़नी शुरू कर दी। लेकिन अभी मुझसे पढ़ी नहीं जाती थी। मैं जब भी पढ़ने बैठती थी कुछ न कुछ अजीब-सा हो जाता था, जिसकी वजह से अभी मैं उस काम में लग जाती थी और फिर ऐसी मसरूफ़ होती थी कि ये चीज़ें मुझसे नहीं हो पा रही थी। आप ही मुझे बहुत ज़्यादा इन चीज़ों को
करने की नसीहत की गई थी कि ये चीज़ें लाज़मी करना। कुछ दिन क किए लेकिन फिर मुझसे छूट गई। प्रॉपर मुझे काफ़ी दिनों तक ये चीज़ें करनी थी। यानी कि इन सूरतों को मुझे रेगुलर बेसिस पे पढ़ना था और कई दिनों तक पढ़ना था। लेकिन अभी मैं ये नहीं कर पा रही थी। जब भी मैं पढ़ने के लिए बैठती थी, कोई न कोई आ जाता था जिसके साथ बातों में लग जाती थी और फिर ज़हन से वो सारी चीज़ें निकल जाती थी। क्योंकि अभी मैं इधर सेपरेट घर में रहती थी और मेरी नंदें अपने-अपने घरों में रहती थी, इसलिए कभी-कभार वो आ जाया करती थी। और कुछ और भी इनके दोस्त थे जो कि आ जाते थे, जिसकी वजह से हम एक-दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते थे और फिर उसके साथ-साथ उन बातों में मुझे बहुत ज़्यादा टाइम गुज़र जाया करता था। लेकिन मैं ये अमल कर नहीं पा रही थी। बहुत ज़्यादा टेंशन हो जाने की वजह से और बहुत ज़्यादा इन चीज़ों में फँस जाने की वजह से अभी मेरी ज़िंदगी के मामलात और भी ज़्यादा ख़राब होने लग गए। वजह यही थी कि मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाया करता था, जिसकी वजह से मैं खुद पे कंट्रोल नहीं कर पाती थी और रोज़ाना आ जाने की वजह से अपनी नंदों को डाँट दिया करती थी, बदतमीज़ी कर दिया करती थी। वो तो बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी कि इसको क्या होता जा रहा है। क्योंकि आप ही पहले ये बहुत ज़्यादा मेरे साथ अच्छी थीं और अब इनका रोज़ाना मेरे घर में आना मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था। मैं बात-बात पे इन्हें बुरा-भला कह दिया करती थी। जब आप ही मेरे मियाँ ने ये बात देखी तो उन्होंने 1-2 दफ़ा मुझे समझाया कि ऐसे मत करो, ये मेरी बहनें हैं, इनके अलावा मेरा कोई नहीं है और अगले महीने मुझे दुबई चले जाना है, तुमने ही इनके साथ रहना है। फिर मैं तुम्हारे पेपर्स रेडी करवाऊँगा, उसके बाद तुम्हें मैं दुबई बुलवाऊँगा। ये आपकी छोटी-सी बात थी और मुझे इतना ज़्यादा गुस्सा आ गया, मैंने इसे कहा आपका किसी और ख़ातून के साथ चक्कर होगा जिसकी वज़ह से आप मुझे नहीं साथ लेके जा रहे। मुझे आपकी नॉलेज भी नहीं था और बेवज़ह मैं इनके ऊपर शाउट करने लग गई। उसके बाद आप ही मैंने इन्हें कहा कि मुझे मेरी अम्मी के घर छोड़ दें, मुझे आपके साथ नहीं रहना, आप बदतमीज़ इंसान हैं। बहुत ही बुरा-भला मैंने इनको कहा और इसकी वज़ह से आप ही इनका मूड भी बहुत ज़्यादा ऑफ हो गया और इन्होंने मुझे मेरी अम्मी के घर छोड़ दिया। आप ही अब इन लोगों को ये नहीं पता था कि मैं ऐसे क्यों कर रही हूँ। इसलिए आप ही ये पढ़े-लिखे लोग थे, समझदार लोग थे, इसलिए खामोशी से मुझे मेरे घर छोड़ गए और मेरी अम्मी को सारी बात बता दी और मेरी अम्मी खामोश हो गई। अम्मी ने इन्हें कुछ भी नहीं कहा और अम्मी ने मुझे बाद में पूछा कि तुमने वो पढ़ाई की है जो हमें बताई गई थी? तो उसके बाद आप ही मैंने इनको कहा कि नहीं अम्मी मैंने नहीं पढ़ी क्योंकि मेरे पास टाइम ही नहीं होता था। मैं पढ़ने बैठती थी तो कोई न कोई आ जाता था जिसकी वजह से मैं भूल जाती थी। अम्मी ने मुझे बहुत बुरा-भला कहा और कहा कि तुम्हें अच्छा खासा पता है कि हमारे पीछे कुछ लोग पड़े हुए हैं, जिसकी वजह से पहले तुम्हारे अब्बू का ये हाल था और अब तुम इस कंडीशन से गुज़र रही हो। क्यों अपना घर तबाह कर रही हो? तुम्हारा हस्बैंड क्या सोचेगा? तुम्हारी नंदें क्या सोचेंगी? और दिलों में आई दरारें कभी ठीक नहीं होती। वो अच्छे लोग हैं, उन्होंने आज तक हमारे साथ कोई ज़्यादती नहीं की और शादी के 6-7 महीने गुज़रने के बाद भी वो तुम्हें कितना प्यार मोहब्बत कर रहे हैं और उसके बावजूद भी तुम उनके साथ बदतमीज़ी कर रही हो। वो नहीं समझ पाएँगे इन सारे मामलात को, तुम्हें खुद ही अपनी हिफ़ाज़त करनी है। तुम इस पढ़ाई को ज़रूर करो जो उन्होंने बताई थी और इसको लाज़मी करो। अम्मी ने मुझे 10 दिन तक यहीं पे रखा और रेगुलर बेसिस पे मुझसे वो पढ़ाई करवाई ताकि जो तकलीफ़ें, परेशानियाँ मुझ पे चल रही हैं वो ख़त्म हो जाए। लेकिन आप ही मुझसे नहीं की जाती थी। जब मैं करने बैठती थी तो अजीब-अजीब सी हरकतें और अजीब-अजीब सी चीज़ें होती थी। जो कि मेरा ध्यान डाइवर्ट कर देती थी। लेकिन फिर भी अम्मी ने बहुत ज़्यादा मुझ पे तवज्जो दी जिसकी वज़ह से आप ही मैं ये रेगुलर बेसिस पे कर पाई। और आप ही अम्मी का साथ और अम्मी का हौसले की वज़ह से भी मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती रही जिसकी वज़ह से आप ही मैं ये काम कर सकी। अब आप ही कुछ हद तक मेरी ज़िंदगी में बहुत बेहतरी आ चुकी थी यानी कि मेरा माइंड स्टेबल हो चुका था। गुस्सा मुझसे जा चुका था और मुझे अपने हस्बैंड के साथ बात करने में भी काफ़ी हद तक रिलैक्स मैं हो चुकी थी। इसलिए आप ही जब मैं इधर आई तो अम्मी की वज़ह से जो मैंने अमल किया उसकी वज़ह से मुझे बहुत ज़्यादा सुकून मिला और अल्लाह ताला के कलाम में वैसे भी बहुत ज़्यादा बरकत है और अल्लाह ही है जो हर मुश्किल में आसानी देते हैं। अब आप ही अम्मी ने ये सब करने के बाद मेरे मियाँ से बात की और उसे सारे मामलात बताए कि हमारे साथ पहले से कुछ चीज़ें हो रही थी जिसकी वज़ह से मेरे हस्बैंड की भी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब रही और अब इसके ऊपर भी ये चीज़ें हैं। अम्मी ने बताया कि हमारे कुछ रिश्तेदार हैं जो बहुत ज़्यादा हमसे जलते हैं। अम्मी ने हर वो बात बता दी जो कि बतानी ज़रूरी थी। यानी कि हमारे ताए चाचा का, फूफो वगैरह का हमारे साथ रवैया क्या था और क्या वजह थी जिसकी वजह से वो हम लोगों से बहुत ज़्यादा हसद और जलन करने लग गए थे। वजह यही थी आप ही कि हम बहुत ज़्यादा गरीब हुआ करते थे। ये दादा का मकान था और यहाँ पे ये एक कमरा मौजूद था जो कि
दादा वगैरह यहाँ पे रहा करते थे। फिर आहिस्ता-आहिस्ता बच्चे बड़े होते गए और हर कोई अपनी ज़िंदगी में मगन हो गया। मेरे ताए चाचा और फूफो वगैरह की शादियाँ हो गईं। उसके बाद आप ही वो अपनी जगहों पे स्टेबल हो गए, लेकिन दादा-दादी और मेरे अब्बू इसी घर में रहा करते थे। जिसकी वजह से आप ही अब्बू दादा-दादी की बहुत ज़्यादा खिदमत करते थे। हम लोग गरीब हुआ करते थे, आप ही हमारे पास तो इतने पैसे भी नहीं हुआ करते थे कि हम नए कपड़े खरीद सकें। इसीलिए आप ही हम ये चीज़ों में ही ये अपना वक़्त गुज़ारते थे। अपने दादा-दादी के साथ हमने बहुत ज़्यादा अच्छी ज़िंदगी एन्जॉय की है और उनके प्यार-मोहब्बत की वज़ह से ही आज हम यहाँ पे हैं और उनकी दुआओं की वज़ह से ही आप ही हमारे हालात बदले। फिर आप ही उस कमरे में जब उन लोगों की डेथ हो गई और डेथ हो जाने के बाद आप ही ये जगह थी जो कि एक ही कमरा था छोटा-सा जिसमें हम लोग रहते थे। फिर आप ही हमारे ताए चाचा ने अपने हिस्से के पैसे यहाँ से ले लिए और उन्होंने ये एक छोटा-सा जो हमारा हिस्सा बनता था वो हमें दे दिया। आप ही ये वही घर था जहाँ पे हमारे दादा-दादी रहते थे, लेकिन इसमें जो हमारा हिस्सा था हमने उसके ऊपर आप ही अपना काम किया। आप ही अब्बू का कारोबार अच्छा हो गया था और अब्बू का कारोबार अच्छा होने की वज़ह से हमने यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करके ट्रिपल स्टोरी बना लिया था, जिसकी वज़ह से आप ही 2 हमने पोर्शन रेंट आउट किए थे और उनसे आने वाली इनकम को भी अब्बू ने अपने कारोबार में इन्वेस्ट कर दिया था, जो कि डिफरेंट जगह पे डिफरेंट तरीके से किया था और अल्लाह ताला ने अब्बू को अक्ल, समझ और सोच दी हुई थी। पढ़े-लिखे होने की वजह से आप ही अब्बू ने बड़े अच्छे तरीके से कारोबार मैनेज किया, जिसकी वजह से आप ही हमारी इनकम भी अच्छी हो गई और हम लोग अच्छा पढ़-लिख भी गए और आप ही अल्लाह का शुक्र ये था कि पढ़ने के साथ-साथ हमने मेडल्स भी लिए, यानी कि हमेशा टॉप किया, जिसकी वजह से आप ही खानदान में हमारी वाह-वाह होने लग गई थी और उसके साथ-साथ आप ही अब्बू की और अम्मी दोनों की मेहनत रंग लाई, क्योंकि अम्मी घर से बहुत ज़्यादा बुटीक का काम किया करती थी और अब्बू अपनी बुटीक को सेटल करने में लगे हुए थे। जो हमारे घर के डिज़ाइन होते थे आप ही वो बहुत ज़्यादा अच्छे रेट पे आउट ऑफ कंट्री बिक जाया करते थे, जिसकी वजह से आप ही हमारे हालात बदलते रहे। हमारी मेहनत बहुत ज़्यादा थी और हम सब लोग एक-दूसरे को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते थे। अच्छा माहौल था, अच्छा घर में ये चीज़ें चल रही थी। ये दादा-दादी की दुआएँ थी कि हम सुकून में थे, लेकिन हमारे रिश्तेदारों को जब ये पता चला कि हम अपनी ज़िंदगी को अच्छे तरीके से गुज़ार रहे हैं और हमारी ज़िंदगी में ये खूबसूरत और आसानी वाली चीज़ें मौजूद हैं, यानी कि हमें किसी भी किस्म की जेलसी नहीं है और किसी भी किस्म का कोई प्रॉब्लम नहीं है और छोटी बहन की जॉब करने की वजह से भी घर के हालात काफ़ी ज़्यादा बेहतर हो गए हैं और हमने बहुत ज़्यादा चीज़ें भी ले ली हैं। ये सब चीज़ें आप ही हसद का बाइस बन रही थी, जिसकी वजह से उन्होंने हम पे ये सब कुछ करवाया था। बहुत सारे नेगेटिव चीज़ें की थी, जिसकी वजह से आप ही मेरी शादी भी तोड़नी चाहिए, जिसकी वजह से आप ही मेरे अब्बू के भी काफ़ी ज़्यादा मामलात ख़राब हुए। लेकिन वो रब की ज़ात है जो हर किसी को आसानी देती है। बेशक कुरान पाक हर चीज़ का तोड़ मौजूद है और कुरान पाक के पढ़ने की वजह से ही ज़िंदगी में अल्लाह ताला आसानी रखते हैं। बस इस चीज़ को करना रेगुलर बेसिस पे होता है और अल्लाह ताला से अपने कनेक्शन को स्ट्रॉन्ग करके ही इंसान अपनी ज़िंदगी को आसान बना सकता है। आप ही बस ये अल्लाह ताला के कोई फरिश्ते थे जिन्होंने कोई इशू क्रिएट नहीं किया और अल्लाह ताला ने हमें इस चीज़ को भी अच्छे तरीके से निकाल दिया, यानी कि ये आज़माइश भी हमसे ख़त्म हो गई। और आप ही अब अल्लाह का शुक्र है मैं काफ़ी हद तक बेहतर हूँ और मेरी ज़िंदगी में भी काफ़ी ज़्यादा खुशियाँ मौजूद हैं और मेरे पेरेंट्स भी काफ़ी हद तक बेहतर हैं। आप ही उसके बाद रेगुलर बेसिस पे हमने कुरान पाक पढ़ना शुरू कर दिया है और अल्लाह ताला से यही दुआ माँगते हैं कि अल्लाह ताला हमारी ज़िंदगी में और भी ज़्यादा आसानियाँ रखे और हमें हर तरह की दुःख तकलीफ़ परेशानी को दूर करे। जब आप ही मेरी फूफो को ये पता चला कि हम काफ़ी हद तक बेहतर हैं, वो अक्सर और बेशतर हमारे घर आने लग गई थी और आने की वजह से आप ही वो बहुत सारी बातें नोट किया करती थी। पहले तो आप ही हम हर वक़्त यही कहते रहते थे कि अल्लाह ताला का शुक्र है, जो कि बेशक अल्लाह ताला का शुक्र ही है, क्योंकि अल्लाह ताला के शुक्र के बगैर इंसान की कोई औकात नहीं और अल्लाह ताला ही हैं जो इंसान को नेमतें और अल्लाह ताला ही हैं जो इंसान को आसानियाँ अता करते हैं। और आप ही ये चीज़ें देख के हमारी फूफो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाया करती थी और बहुत ज़्यादा इस चीज़ पे नज़र रखी हुई थी कि वो अपने बेटे के लिए मेरा रिश्ता ले लेंगी। जब आप ही हम बहुत ज़्यादा गरीब थे, वक़्त तो ये हमें बहुत सारी बातें सुनाया करते थे। लेकिन जब से हमारी हालत बदली है, जब से हमें अल्लाह ताला ने नवाज़ा है और हमारी चीज़ें इनके सामने हैं, तब से हर कोई हमारे ही तरफ ही आता है कि हम बहुत कामयाब लोग हैं, हमने मेडल्स भी लिए हुए हैं। उसके साथ-साथ बहुत सारी पॉज़िटिव चीज़ें जो कि हमारी थी, वो सब की सब एप्रिशिएट करने लग गए थे।
ये एप्रिसिएशन नहीं थी, बल्कि ये हसद और जलन ही था, जो कि सिर्फ़ और सिर्फ़ हमें डाउन करने के लिए किया जा रहा था। इसी वजह से आप ही मुझ पे भी अमल करवाए गए और मेरे वालिद साहब पे भी, जिसकी वजह से मेरे वालिद साहब भी बहुत ज़्यादा मुश्किल से गुज़रे और मैं भी। यही वजह थी कि अल्लाह ताला के करम से इन मुश्किलात में हमें आसानी अता हुई और अल्लाह ताला से ही हमने माँगा, क्योंकि हमारा अल्लाह ताला पे ही बिलीव था कि अल्लाह ताला ही हैं, हर मुश्किल के बाद आसानी देते हैं। हर मुश्किल किसी न किसी मसलियत की तहत होती है और इसमें अल्लाह ताला की कोई ना कोई खैर ज़रूर छुपी होती है। जिस तरह हमने वो लोग जो हमारे साथ बहुत ज़्यादा अच्छे हो रहे थे, हमारे घरों में आ रहे थे और डिफरेंट किस्म के अमलियात करके जा रहे थे, जिसकी वजह से हमारी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा ख़राब होती जा रही थी, उन लोगों का सामने आना भी ज़रूरी था। यही वजह है कि अब हम लोग अलर्ट हो गए हैं और अपनी ज़िंदगी को बेहतर तरीके से निभाने की और बेहतर तरीके से गुज़ारने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि आप ही जिन लोगों ने हमारे साथ ज़्यादती की थी, अल्लाह ताला ने उन्हें भी मज़ा चखा दिया। वो गलत चीज़ें जो उन्होंने हमारे लिए की हुई थी, उनके अपने ही घरों में फ़साद का बाइस बन गई और उनके अपने ही लोग उनके खिलाफ उठ खड़े हुए और वही चीज़ें उन्हें सबको बताने में भी अल्लाह ताला ने हमारी मदद की कि सब लोगों के सामने वो लोग खुद ही बोल पड़े कि उन्होंने हमारे साथ क्या-क्या किया। ये वो हसद और जलन था जापी जो उनके अंदर मौजूद था, जिसकी वज़ह से वो डिफरेंट किस्म की ये चीज़ें हमारे साथ कर रहे थे, जो कि हमारे लिए तो तकलीफ़ का बाइस नहीं बनी। चलो जो भी छोटी-मोटी तकलीफ़ आई वो अल्लाह ताला ने हमें उसमें से निकाल दिया। लेकिन ये क्या करेंगे जिन्होंने कुफ़्र किया, जिन्होंने अल्लाह ताला को नाराज़ किया और जिन्होंने अल्लाह ताला के अज़ाब को आवाज़ दी थी, जिसकी वजह से वो पूरे दुनिया के सामने रुसवा हुए। बहुत सारे लोगों ने उनकी वो बातें उनके ही मुँह से निकली ते हुए सुनी, जिसकी वजह से आप ही ये सब लोग जान गए कि ये लोग कितने गलत किस्म के लोग हैं और क्या कुछ करते हैं। आप ही ख़ानदान में अच्छे लोग भी होते हैं और बुरे लोग भी होते हैं। हसद, जलन एक शैतानी हरबा है और एक शैतान का वार है, पता नहीं कब किस पे हो जाए। इसलिए हर वक़्त अल्लाह ताला से आसानी माँगनी चाहिए और अल्लाह ताला से ही मदद माँगते रहना चाहिए। आप ही ये थी मेरी स्टोरी जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की। बेशक अल्लाह ताला ही हैं सबको हिदायत देने वाले। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे, सबको हिदायत दे और सबकी ज़िंदगी में आसानियाँ अता करे। आमीन सुम्मा आमीन। सिस्टर आपने बहुत अच्छी बात की है कि बेशक, बेशक, बेशक अल्लाह ताला ही हैं जो हिदायत देते हैं और अल्लाह ताला ही हैं जो इंसान को आसानी अता करते हैं। तो क्या ज़रूरत है हमें कहीं जाने की और क्या ज़रूरत है किसी और दर से माँगने की। अल्लाह ताला का दर ही सबसे बेहतर दर है, जो कि सारी दुनिया को पाल रहा है, सारी दुनिया की मुश्किलात को हल कर रहा है और सारी दुनिया को आसानियाँ अता कर रहा है। बस इंसान ही है जो कुछ गलत कर जाता है, फिर अल्लाह ताला से जब मदद माँगता है तो अल्लाह ताला उसकी गलती को भी सुधार देते हैं। यही दुआ है कि अल्लाह ताला सबको आसानियाँ दे, सबकी ज़िंदगी में अल्लाह ताला खुशियाँ रखे और सबकी ज़िंदगी में आई मुश्किलात को दूर कर दे। आमीन सुम्मा आमीन। तो जी ये था मेरा आज का व्लॉग। आई होप आपको पसंद आया होगा। इसका फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा और नेक्स्ट व्लॉग के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।